हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी और मैं हूं आनंद। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी चर्चा करंट अफेयर्स में होती है। और आज के हिंदू में एक न्यूज़ आई है कि यूके ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 की समिट में आने के लिए आमंत्रित किया। दरअसल यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा वो G7 क्या है, हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ इतिहास की बात भी करेंगे। हम देखेंगे कि अल्टीमेटली G7 का ग्रुप कैसे आया। और आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनके लिंकेज बहुत गहरे होते हैं। आपने देखा होगा G7 में इंडिया को इनवाइट किया गया और G7 में यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, कनाडा है। ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं जिनका एक ग्रुप बना 1973 में, जिसको हम G7 कहते हैं। बट आपको जान के हैरानी दोस्तों ये होगी कि G7 का संबंध अरब से है, इजराइल से है। तो आज हम एक हिस्टोरिकल विश्लेषण करेंगे कि G7 कहाँ से आया और उसका इम्पैक्ट वर्तमान में कैसे पड़ेगा। दरअसल ये बात है 1973 की, जब इजराइल के ऊपर एक तरफ से इजिप्ट ने और दूसरी ओर से सीरिया ने हमला कर दिया। दोनों के उद्देश्य ये था कि हम बिना किसी प्लानिंग के इजराइल पे हमला करेंगे और जो टेरिटरीज इजराइल ने हमसे 1967 में छीनी थी उसको हम 1973 में वापस छीन लेंगे। और इजरायली त्योहार योम किपर पर यह हमला किया गया, इसीलिए इसे योम किपर वॉर 1973 भी कहा जाता है। इजराइल ने एक साथ दोनों सीमाओं पर इन दोनों सेनाओं को से निपटा। इजराइल विजयी हुआ और इस समय अरब देशों ने ये धमकी बाकी देशों को दी कि जो भी देश इजराइल का सपोर्ट करेगा उसको तेल नहीं दिया जाएगा, तेल की सप्लाई उसको बंद कर दी जाएगी। इसी कारण से 1973 में ऑयल संकट, ऑयल क्राइसिस उत्पन्न हुआ। इस ऑयल संकट से सबसे बड़ा नुकसान उन देशों को होता जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे, लाइक अमेरिका इत्यादि। और इसीलिए उन्होंने 1973 में एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था G7। दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि हम प्रीलिम्स के लिए एक बैच शुरू कर रहे हैं आज से 18 जनवरी से, जहां पर पूरे प्रीलिम्स का कवरेज होगा विद टॉप एडुकेटर्स। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो आज से शुरू हो रहा है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं और अपने प्रीलिम्स की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पर इस कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य एक साल की तैयारी करने का है तो भी दोस्तों 18 जनवरी से बैच शुरू हमारा हो रहा है, जहां पर पूरा सिलेबस कवरेज होगा फॉर अ ईयर। और यहाँ भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसमें अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपका प्लान एनसीईआरटीज करने का है तो आज शाम से 9 बजे से एनसीईआरटी पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। मैं स्वयं डिस्कशन लूंगा जहाँ पे हम एनसीईआरटीज पूरी करेंगे, जहाँ पर टोटल एनसीईआरटी कवरेज होगा विद इंडियाज टॉप एडुकेटर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मटेरियल एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए प्रीलिम्स के लिए, एनसीईआरटी को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आईआर की, इकोनॉमी की और साइंस टेक की विस्तृत क्लासेस के लिए आप इस लिंक को ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा क्लासेस के बारे में। तो इस लिंक को आप प्लीज़ फॉलो करें ताकि आपको क्लासेस की अपडेट्स और नोट्स मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हम वापस आते हैं डिस्कशन पे हमारे कि 1967 के अरब इजरायली वॉर के बदले को लेने के लिए 1973 में इजिप्ट और सीरियन सेनाओं ने इजराइल पे हमला किया और उस युद्ध को बोलते हैं योम किपर वॉर, जो जिविश कैलेंडर के एक होली दिन के रूप में मनाया जाता है। फिर भी इजराइल ने इस वॉर का जवाब दिया और अपने एरियाज को अपने कब्जे में रखा। इजराइल ने काउंटर अटैक किया और जो ये क्षेत्र है आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे हम कहते हैं, इस पार्ट को कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, और इस पार्ट को कहा जाता है गोलन हाइट्स। ये दोनों एरियाज दरअसल इजराइल ने सीरिया से और इजिप्ट से 1967 के वॉर में ले लिया था, जिसको वापस लेने के लिए युद्ध हुआ 1973 का। इस युद्ध के बाद अरब देशों ने पूरा समर्थन दिया अपने अरब मित्रों का, इजिप्ट का और सीरिया का, और इजराइल का सपोर्ट करने वाले सभी देशों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस कारण से अरब देशों के इस प्रतिबंध से ऑयल संकट मंडराया। उसको देखते हुए कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान देशों ने
1973 में निर्णय लिया कि हमें मिलकर काम करना पड़ेगा और इसीलिए वहां से G7 देशों की उत्पत्ति हुई। शुरुआती दौर में केवल 5 देश इसका हिस्सा थे जिसको हम G5 कहते थे, बट अगले 1-2 वर्षों में फ्रांस और कनाडा ने ज्वाइन किया, तो 1976 से औपचारिक रूप से G7 समुदाय उभर के सामने आया। इस ग्रुप में 1997 में रशिया को जोड़ा गया और रशिया के जुड़ते ही ये बन गया G8। किंतु रशिया ने यूक्रेन के एक क्षेत्र क्राइमिया पेनिनसुला को जबरन अपने अंदर मिलाया और ये घटना 2014 की है। तो रशिया के उस मिलिट्री एक्शन के कारण इन देशों ने रशिया को सस्पेंड कर दिया और 2014 से फिर से G8 घटकर G7 के रूप में जाना जाने लगा। तो वर्तमान में ये फिर से G7 है। G7 में ये देश हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये हमेशा आह्वान किया है कि G7 को एक्सपैंड करना चाहते हैं वो, और G7 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी वो मेंबरशिप देना चाहते हैं ताकि G7 की प्रासंगिकता बनी रहे। और यदि G7 में ये 3 देश जुड़ जाएंगे तो ये G10 बन जाएगा और G10 बनने की पूरी संभावनाएं हैं। और मान लीजिए इसमें रशिया फिर से आ जाता है तो अल्टीमेटली ये G11 भी बन सकता है, किंतु G7 बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो G7 एक्चुअली उन देशों का समुदाय है जो इंडस्ट्रियल रहा है, जो 1970s के दौर में अरब के ऑयल संकट से उबर चुका है, और अभी G7 की प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए जो नए उभरती शक्तियां जैसे साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इन देशों को भी इसमें लाने की बात हो रही है, जिससे क्या होगा, ना केवल इन देशों को मजबूती मिलेगी बल्कि पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन में वेस्टर्न कंट्रीज को, विशेष रूप से अमेरिका को मजबूती मिलेगी टू काउंटर द ग्रोइंग पावर्स ऑफ चाइना। तो फ्रेंड्स, ये था G7 कैसे बना, इस पे क्वेश्चंस पीटी में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, G7 का लिंकेज कैसे अरब इजराइल वॉर से है, और योम किपर वॉर पे क्वेश्चन यूपीएससी 2014-15 के आसपास मेंस में एज इट इज आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आईआर के सभी टॉपिक में जो वर्तमान है उसका इतिहास भी आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं रेगुलर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कोई भी ग्रुप बना है तो उसका इतिहास क्या है। उसको जानने के लिए प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस, जहाँ पे आपको पूरा पीटी और मेंस के बारे में आईआर पे बहुत ही डीप ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।